हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां अमेरिका में 7 दिन रहे बिलावल भुट्टो, नहीं मिले विदेश मंत्री ब्लिंकन। क्या मोदी पर बोलना पड़ गया इनको भारी? जी हाँ दोस्तों, बताएंगे सबसे बड़ी और सबसे बड़ा खुलासा दोस्तों, आखिर क्यों ब्लिंकन नहीं मिले बिलावल भुट्टो से। जी हाँ, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, और साथ ही बताएंगे जहाँ कश्मीर की चाहत में था पाकिस्तान, लगता है अब खैबर पख्तूनख्वा भी गंवा बैठेगा। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है बड़ी खबर दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, जहां पर ये राज्य की सरकार दे रही है हजार रुपए कैश। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही किसान योजना को लेकर भी बड़ी खबर है, तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के विदेश नीति का दिल से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका में 7 दिन रहे बिलावल भुट्टो, लेकिन नहीं मिले विदेश मंत्री ब्लिंकन। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर बोलना पड़ा बिलावल भुट्टो को भारी? बड़ी खबर, बड़ा खुलासा दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को एक बार फिर से अपने ही देश में आलोचना का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को उनके देश में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से सीख लेने की सलाह दी जा रही है। इसके पीछे की मुख्य वजह बिलावल भुट्टो की अमेरिका में हुई भारी बेइज्जती है दोस्तों। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अमेरिका पहुंचे थे, वहां वो लगभग 1 सप्ताह रुके, मगर अमेरिका के विदेश मंत्री ने उनसे मुलाकात नहीं की, उन्हें मिलने का समय तक नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, और आपने कल की खबर देखी होगी दोस्तों हमारी, जहां पर विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को ही पाकिस्तान में सीख दी गई है दोस्तों, और जयशंकर जी से सीख लेने की बात कही गई थी। लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर है अभी की, जहां पर क्या मोदी जी पर टिप्पणी पड़ गई बिलावल भुट्टो का भारी। बता दे सूत्रों की माने तो भुट्टो का मकसद ब्लिंकन के साथ 1-to-1 मीटिंग करना था, मगर ब्लिंकन की जगह उन्हें मीटिंग डिप्टी वेंडी शर्मन से कराई गई। भुट्टो ने पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विवादास्पद टिप्पणी की थी। इसके बाद से ही उन्हें काफी विरोध झेलना पड़ा दोस्तों। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जानबूझकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री को एंटरटेन नहीं किया, उनसे मुलाकात नहीं की, और उनको आईना दिखाया गया, क्योंकि वे भारत को नाराज नहीं करना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अमेरिका लगातार भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की बात कह रहा है दोस्तों, और लगातार भारत की हर चीजों में साथ देने की बात कह रहा है, और आगे आगे अमेरिका भारत पर रिएक्ट करता है। अब ऐसे में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उल्टी सीधी बातें कहना दोस्तों, जहर घोलने वाली बातें कहना, शायद उसी का इलाज अमेरिका ने इस तरह से किया है दोस्तों। अगर आपको भी यही लगता है कि यही बड़ी वजह हो सकती है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर करिएगा, ताकि हर कोई अपना रिएक्शन दे सके और देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बहरहाल बहुत बड़ी बात है दोस्तों, 1 सप्ताह किसी विदेश मंत्री का अमेरिका में रहना या दूसरे देश में रहना, और वहाँ के विदेश मंत्री उनसे ना मिले। एक बार को जो बाइडेन नहीं मिले दोस्तों वो अलग बात है, लेकिन ब्लिंकन को मिलना होता ही है दोस्तों, और ऐसे में उनका ना मिलना तो यही सबसे बड़ा संदेश दे रहा है कि बिलावल भुट्टो को मजा चखाया गया, उनको आईना दिखाया गया है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी महबूबा मुफ्ती। कहा यह तो मेरा कर्तव्य है। आपको बता दें कि मंगलवार को जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री व पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वे धर्मनिरपेक्षता को मजबूती और देश में एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के लिए उन्हें सलाम करती है। महबूबा मुफ्ती ने बताया कि कांग्रेस की इस यात्रा में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है, और वो इसमें शामिल होंगी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख चीफ महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया दोस्तों, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे आज कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए राहुल गांधी ने ऑफिशियल रूप से आमंत्रित किया है। मैं उनके अदम्य साहस को सलाम है। मेरा मानना है कि फांसीवादी ताकतों को चुनौती देने का साहस रखने वालों के साथ खड़ा होना मेरा कर्तव्य है। बेहतर भारत के लिए उनके मार्च में शामिल होंगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि उनके बयान से एक चीज तो क्लियर है दोस्तों, बात चाहे जैसी भी हो, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश महबूबा मुफ्ती हमेशा करती है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी पार्टी को हमेशा से घेरने की कोशिश करती है महबूबा मुफ्ती, और फिर एक बार फांसीवादी ताकतों का नाम लेकर के दोस्तों उनको घेरने की कोशिश की। ऐसे में आपकी जो भी निजी राय हो महबूबा मुफ्ती को लेकर कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां कश्मीर की चाहत में था पाकिस्तान, लगता है अब खैबर पख्तूनख्वा भी गंवा बैठेगा। जी हाँ, तालिबान के
आगे बेबस हुई पाकिस्तानी सेना। बता दे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा बोले तो केपी प्रांत में कानून और व्यवस्था के हालात बेहद खराब हो गए हैं। यहाँ पर आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं जिसमें आम नागरिक सहित पुलिस कर्मी भी मारे जाते हैं। इस इलाके में आतंकी गतिविधियां इतनी बढ़ चुकी है कि सेना भी बेबस नजर आ रही है। अल अरबिया पोस्ट की एक रिपोर्ट बताती है कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के सीमावर्ती प्रांतों पर आतंकी हमलों की संख्या बढ़ी है। इसके पीछे की मुख्य वजह है कि पाकिस्तान आम चुनाव की तैयारियों में व्यस्त और लगातार सुरक्षा मुद्दों की अनदेखी कर रहा है। मध्य पूर्व प्रकाशित होते वाले अल अरबिया पोस्ट के मुताबिक अफगानिस्तान ने तालिबान की वापसी के बाद से दुनिया के कई अन्य आतंकी समूहों को भी ऐसा लग रहा है कि वे अपने लड़ाकों की मदद से पाकिस्तान में सरकार चला सकते हैं। तालिबान ने उन्हें पाकिस्तान में अपने आतंकवादी अभियान का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया है। जी हां, आपको बता दें कि ठीक एक महीने पहले तालिबान की पाकिस्तानी शाखा यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान बोले तो टीटीपी इस्लामाबाद के साथ शांति वार्ता से बाहर हो गया। तो उसके बाद से पाकिस्तान के सुरक्षा बल खैबर पख्तूनख्वा में नियमित संघर्ष का सामना कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया जा रहा है दोस्तों, उनकी हत्या कर दी जा रही है, उनको उड़ा दिया जा रहा है। ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा से भी हाथ धो बैठ सकता है पाकिस्तान। चला था कश्मीर लेने, अब अपना खैबर पख्तूनख्वा भी गवा बैठेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान सरकार की कोई भी नीति नहीं है दोस्तों, किसी भी नीति पर वो कार्य नहीं कर रहा है, उसको सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी है और वही होता नजर आ रहा है। बात करते हैं और खबर की तरफ, जहां पर सत्ता बदलते ही नेपाल से करीबी बढ़ाने लगा चीन। काठमांडू पहुंची चीनी विशेषज्ञों की टीम। जी हां दोस्तों, नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद ही चीन भी हिमालयी राष्ट्रों से नजदीकी बढ़ाने लगा है। प्रचंड के प्रधानमंत्री बनने के एक दिन बाद ही चीन ने मंगलवार को नेपाल चीन क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन की व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम काठमांडू भेजी। चीन के करीबी माने जाने वाले प्रचंड ने सोमवार को तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। चीनी दूतावास ने ट्विटर पर कहा कि चीन नेपाल क्रॉस बॉर्डर रेलवे के व्यवहार्यता अध्ययन और सर्वेक्षण के लिए विशेषज्ञ टीम मंगलवार को काठमांडू पहुंची और चीन के मिशन प्रमुख वांग शिन ने उनका स्वागत किया। काठमांडू में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने ट्वीट किया है कि यह दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण परियोजना है और चीन की सीमा से जुड़े नेपाल को बदलने के लिए एक ठोस कदम है। जी हाँ दोस्तों, जैसा ही चाइना को पता चला है कि अब नेपाल में सरकार बदल चुकी है और उसके समर्थन वाले नेताओं की सरकार बनी है दोस्तों, तो अब अपना रंग दिखाना चाइना ने पहले दिन से ही शुरू कर दिया है दोस्तों। अगर आपको भारत को लेकर नेपाल सरकार की बात बताएं तो नेपाल के जरिए भारत में अशांति कभी भी फैला सकता है चाइना। जी हाँ दोस्तों, विदेश नीति के विशेषज्ञों का भी कहना है कि भारत को नेपाल के घटनाक्रम पर सावधानी से नजर रखनी होगी और समग्र संबंधों को आगे बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। और उनकी ये टिप्पणी दोस्तों पूर्व माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली नई नेपाल सरकार के तहत चीन के लाभ की स्थिति में होने की आशंकाओं के बीच आई है दोस्तों। और जैसे ही उन्होंने सोमवार को यह बयान दिया उसके बाद ही दोस्तों कल की बात है चीनी दल काठमांडू पहुंच गए, यानी पहले दिन से ही चाइना अपना रंग दिखाना शुरू कर चुका है। इस पर आप क्या अपनी प्रतिक्रिया देंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां अमेरिका में पाकिस्तानी दूतावास की इमारत खरीदने के लिए भारतीय ने भी लगाई बोली। आखिर क्या है इसकी कीमत और क्यों बिका जा रहा है दोस्तों ये पाकिस्तानी दूतावास? बता दे, हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका में स्थित अपने दूतावास की इमारत को बेचने की मंजूरी दे दी थी। अब इसे खरीदने के लिए बोली लगना भी शुरू हो गया है। इस इमारत के लिए बोली लगाने वाले 3 बोली दाताओं में एक भारतीय रियल्टर जो कि प्रॉपर्टी एजेंट है दोस्तों, वो भी शामिल है। ये इमारत अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन के पॉश इलाके में है और इसकी कीमत करीब 60 लाख अमेरिकी डॉलर बताई गई है। इस इमारत में पहले पाकिस्तान के दूतावास का डिफेंस सेक्शन था। पाकिस्तानी वेबसाइट डॉन ने बताया कि भारतीय रियल्टर ने कथित तौर पर $5 मिलियन बोले तो 41.42 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। अमेरिकी राजधानी में पाकिस्तानी राजनयिक सूत्रों ने वेबसाइट को बताया है कि लगभग $6.8 मिलियन बोले तो 56.33 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली एक यहूदी समूह ने लगाई है। ये समूह इमारत में एक आराधनालय बोले तो प्रार्थना स्थल बनाना चाहता है। लगभग $4 मिलियन की तीसरी बोली एक पाकिस्तानी रियल्टर की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सवाल यह है कि पाकिस्तान इसको बेच क्यों रहा है दोस्तों? तो दूतावास के अधिकारियों ने कहा कि ये काफी पुरानी इमारत है और पिछले 15 सालों से खाली पड़ी है। पाकिस्तान के संघीय सूचना और प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा था कि कैबिनेट ने वॉशिंगटन में पाकिस्तानी दूतावास के स्वामित्व वाली एक इमारत की नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको? बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर श्रीलंका से कटेगा
गया चीन का पत्ता, मुकाबले के लिए भारत की बहुत बड़ी तैयारी। आखिर क्या है भारत की रणनीति, बता दें जब इस साल की शुरुआत में श्रीलंका 7 दशकों में अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उसी वक्त भारत ने उसकी जमकर मदद की। उस संकट के दौरान श्रीलंका में घातक दंगे भी हुए और ईंधन, भोजन व दवाओं की भारी कमी देखी गई। भारत ने जनवरी और जुलाई के बीच लगभग $4 बिलियन की बेहद जरूरी सहायता प्रदान की, जिसमें क्रेडिट लाइन, करेंसी की अदली बदली भी शामिल थी। भारत ने श्रीलंका के 2.2 करोड़ लोगों के लिए आवश्यक दवाओं से भरा अपना एक युद्ध पोत भी भेजा था। अब जब श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोले तो IMF से $2.9 बिलियन के ऋण सौदे को हासिल करने में कामयाब रहा और इसकी अर्थव्यवस्था भी स्थिर हो गई है। हालांकि भारत रणनीतिक रूप से अहम श्रीलंका में अपने कदमों का विस्तार करने में तेजी से लगा हुआ है। श्रीलंका में अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत महत्वाकांक्षी दीर्घकालिक निवेश करने की कोशिश कर रहा है। सरकार के मंत्री और 3 सूत्रों ने ये बहुत बड़ी जानकारी दी है। एक और खबर की ओर चले जहां पर जंग के बीच रशिया की यूक्रेन को बहुत बड़ी धमकी, कहा हमारी शर्तें पूरी करें नहीं तो सेना फैसला करेगी। जी हां, रशिया और यूक्रेन की जंग के बीच 24 फरवरी से जंग जारी है। साल खत्म होने को है लेकिन युद्ध खत्म होने की बजाय लंबा ही खिंचता जा रहा है। जी हां, अब रशिया ने यूक्रेन को धमकी देते हुए 2 टूक कहा है कि हमारे प्रस्तावों को पूरा करो नहीं तो सेना फैसला करेगी। रशिया ने कहा है कि हमारे क्या प्रस्ताव है, ये बात यूक्रेन भली भांति जानता है, इसीलिए बेहतरी इसी में है कि कीव अपने भले के लिए इन शर्तों को पूरा करे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि यूक्रेन की सेना हमारे कब्जे वाले क्षेत्र से हट जाए और अपनी भलाई के लिए शर्तों को मान ले, नहीं तो रशिया के सैनिक फैसला करेंगे कि क्या करना है। क्योंकि हम लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि खतरे को कम किया जाए, लेकिन इसके लिए हमारे प्रस्तावों को स्वीकार करना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि जब ये बात आती है कि संघर्ष कितने समय तक चलेगा तो साफ है कि गेंद उनके पाले में है और इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। उन्होंने कहा कि हम प्रस्तावों को लेकर बहुत स्पष्ट हैं, बहुत क्लियर हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रशिया ने न्यूक्लियर ऑपरेशन की तैयारियों को पूरा कर लिया है। दोस्तों, यूक्रेन के पास भी पैट्रियट मिसाइलें हैं क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका और इसी बीच बैटलफील्ड से 3 ऐसे बड़े संकेत मिले हैं जो सबूत दे रहे हैं कि रशिया ने न्यूक्लियर ऑपरेशन की तैयारी पूरी कर ली है। दोस्तों, अगर कुछ होता है तो अंजाम सबको बहुत बुरा चुकाना पड़ सकता है। एक और खबर की ओर चले जहां पर आखिर क्या होने वाला है पाकिस्तान में, जहां अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के बाद अब सऊदी अरब ने भी दे दी बहुत बड़ी चेतावनी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में स्थित सऊदी अरब के दूतावास ने सोमवार को अपने नागरिकों को सावधान रहने की सलाह दी है। सऊदी अरब ने यह फैसला इस्लामाबाद में अधिकारियों की ओर से सुरक्षा अलर्ट घोषित करने के बाद लिया है। सऊदी अरब से पहले अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के कई देशों ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आतंकी हमले की आशंका जताई है और अपने नागरिकों से सावधानी बरतने के लिए कहा है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में सऊदी अरब के दूतावास ने ट्विटर पर बयान जारी करते हुए कहा है कि इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अधिकारियों ने सुरक्षा अलर्ट को उच्चतम स्तर तक बढ़ा दिया है। इसीलिए सऊदी अरब का दूतावास यहां रहने वाले और आने वाले सभी नागरिकों को सावधानी बरतने और जरूरत न हो तो बाहर नहीं जाने की सलाह दी है। दूतावास ने लिखा है कि अगर किसी तरह की इमरजेंसी हो तो कराची स्थित दूतावास या कॉन्सुलेट से संपर्क अवश्य करें। आपको बता दें, अमेरिका ने भी इसको लेकर सबसे पहले आशंका के बीच दोस्तों ये गाइडलाइन जारी किया था। उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने, ब्रिटेन ने और अब सऊदी अरब ने भी ये गाइडलाइन जारी कर दी अपने देश के नागरिकों के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में सबसे बड़ा संकेत यही है कि आखिर पाकिस्तान में इतना बड़ा होने क्या वाला है। दोस्तों, आखिर कौन सा बड़ा अटैक होगा या क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल दोस्तों, पाकिस्तान को लेकर अब पूरा विश्व तो ये जान गया है कि पाकिस्तान में रहना खतरों से खाली नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी जो भी निजी राय हो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। एक और खबर की ओर चले जहां जयशंकर जी ने कुवैत के नए विदेश मंत्री को दी बधाई, कहा द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर रहेगा फोकस। जी हाँ, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कुवैत के विदेश मंत्री नियुक्त किए जाने पर शेख सालेम अब्दुल्ला अल जाबिर अल सबाह को मंगलवार को बधाई दी और कहा कि वो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने को लेकर आशान्वित हैं। जयशंकर जी ने ट्वीट किया कि कुवैत के विदेश मंत्री शेख सालेम अब्दुल्ला अल जाबिर अल सबाह से बात करके प्रसन्न हूँ। आप ये देख पा रहे होंगे दोस्तों जयशंकर जी का ट्वीट और उनकी नियुक्ति पर भी उनको बधाई दी। विदेश मंत्री जी ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को आगे और प्रगाढ़ बनाने के लिए मिलकर काम करने को लेकर आशान्वित हूँ। गौरतलब है कि इस वर्ष अक्टूबर में शेख सालेम अब्दुल्ला अल जाबिर अल सबाह को
कुवैत का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया था। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें जहां जांच टीम का बहुत बड़ा खुलासा इमरान खान के अटैक को लेकर, जहां पूर्व पीएम इमरान खान पर हमले को बताया गया है सुनियोजित हत्या की साजिश। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए हमले की जांच कर रहे संयुक्त जांच दल यानी JIT ने दावा किया है कि सुनियोजित साजिश के तहत इस्लामाबाद यात्रा के दौरान PTI प्रमुख इमरान खान की हत्या की कोशिश की गई थी। 3 नवंबर को वजीराबाद में पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान पर हमला किया गया था और उनके दाहिने पैर में गोली लगी थी। हमले के समय वो एक ट्रक पर खड़े होकर लॉन्ग मार्च को संबोधित कर रहे थे, आप सभी जानते होंगे, और इस दौरान हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी थी। पंजाब के गृह मंत्री उमर सरफराज चीमा ने कहा कि इमरान खान पर हमला एक सुनियोजित साजिश थी। उन्होंने कहा कि JIT ने अपनी जांच में पाया है कि 1 से अधिक हमलावरों ने रैली के दौरान 70 वर्षीय इमरान खान की हत्या की कोशिश की थी। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और खबर की, जहां किम जोंग के ड्रोन को नहीं गिरा सका दक्षिण कोरिया, एयरफोर्स पर उठे सवाल, तो अब बनाई नई रणनीति। जी हाँ, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने उत्तर कोरिया पर बेहतर तरीके से नजर रखने के लिए मजबूत वायु रक्षा प्रणाली और उच्च तकनीक वाले ड्रोन हासिल करने का मंगलवार को आह्वान किया। तो वहीं सेना ने गत 5 साल में पहली बार सीमा पार कर आए उत्तर कोरियाई ड्रोन को मार गिराने में असफल होने पर माफी मांगी है। दक्षिण कोरियाई सेना ने सोमवार को जवाबी कार्रवाई करते हुए चेतावनी के रूप में गोलियां चलाई, लेकिन उत्तर कोरिया के किसी ड्रोन को मार गिराने में असफल रही। इससे दक्षिण कोरियाई की वायु रक्षा प्रणाली को लेकर ऐसे वक्त में गंभीर प्रश्न पैदा हो गया है जब इस साल उत्तर कोरिया द्वारा रिकॉर्ड मिसाइल परीक्षणों को लेकर पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ है। जी हाँ, दक्षिण कोरियाई सेना ने मंगलवार को सीमा पर संदिग्ध उड़ानों को देखने के बाद लड़ाकू विमान और हमलावर हेलीकॉप्टर भी भेजे थे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर भाषण के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि पीएम शहबाज को कहनी पड़ गई ये बात, बोले कृपया बैठ जाइए, खाना जल्दी ही मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सोमवार यानी 26 दिसंबर को पीएम शहबाज शरीफ विकास परियोजनाओं को लेकर बात कर रहे थे। इसी दौरान भीड़ में एक शख्स खड़ा होकर चिल्लाने लगा, जिसके बाद पीएम शहबाज को अपनी बात बीच में ही रोकनी पड़ी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मुताबिक पीएम शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा के लिए विकास परियोजनाओं के बारे में बात कर रहे थे। वायरल वीडियो में साफ तौर पर सुना और देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा में सड़क, पन बिजली और बिजली के बुनियादी ढांचे में सुधार समेत कई विकास परियोजनाओं के संबंध में बात कर रहे थे। इसी दौरान भीड़ में से एक शख्स खड़ा हुआ और चिल्लाने लगा। पाकिस्तान के पीएम ने भाषण को बीच में रोकते हुए उस शख्स से कहा कि कृपया बैठ जाइए, जल्दी ही आपको खाना मिल जाएगा, फिक्र ना करें। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों शहबाज शरीफ को लेकर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लोगों में गुस्सा तो देखने को मिल ही रहा है दोस्तों, और उसको ढकते हुए शहबाज ने ये ऐसी बातें कही हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर की ओर चले, जहां पर पुतिन के करीबी ने साल 2023 को लेकर की चौंकाने वाली भविष्यवाणी, अमेरिका ब्रिटेन में मचेगा हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन से जंग के बीच रशिया के पूर्व राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन के करीबी कहे जाने वाले दिमित्री मेदवेदेव ने साल 2023 को लेकर कुछ अनुमान बताए हैं। दिमित्री की यह भविष्यवाणी वाकई चौंकाने वाली भी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति का अनुमान है कि साल 2023 में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ सकता है। दिमित्री की यह भविष्यवाणियां वाकई चौंकाने वाली भी है। रशिया के पूर्व राष्ट्रपति का अनुमान है कि साल 2023 में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ सकता है और एलोन मस्क राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करेंगे। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। जी हाँ दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ट्विटर पर कहा कि नए साल से एक दिन पहले शाम के समय हर कोई अलग अलग तरह के अनुमान लगाता है। ऐसे में हमारी ओर से जानिए साल 2023 में क्या हो सकता है। और बाकी बात उन्होंने जो जो भविष्यवाणियां की है दोस्तों, जो जो अंदाजा लगाया है वो हमने आपको बताया है। क्या लगता है, क्या इनकी बातें सच होंगी? दोस्तों आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है, बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें, जहां OIC ने कहा अफगानिस्तान में NGO के लिए काम करने वाली महिलाओं पर तालिबान का प्रतिबंध आत्मघाती है। जी हाँ, इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC ने तालिबान प्रशासन द्वारा स्थानीय और विदेशी गैर सरकारी संगठनों यानी NGO में महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को आत्मघाती बताया है। OIC के महासचिव हिसैन इब्राहिम ताहा ने रविवार को अफगानिस्तान में सभी स्थानीय और विदेशी गैर सरकारी संगठनों में महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध लगाने के तालिबान के आदेश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। OIC द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट के अनुसार ताहा ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय NGO के लिए महिलाओं के काम पर प्रतिबंध को आत्मघाती और अफगान लोगों के हितों का नुकसान बताया है। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां ट्रेड पर आंखें तरेरता था ड्रैगन, आज सड़कों पर बिछी लाशें तो भारत से ब्लैक में मंगा
रहा इलाज। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं आप अपनों से कितनी भी नफरत कर लो लेकिन अंत में काम वही आएगा। भारत का पड़ोसी मुल्क चीन कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित है। अस्पतालों में दवाएं नहीं बची, दुकानों में कफन नहीं बचे और शमशानों में किलोमीटरों लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हालात ये हो चुकी हैं दोस्तों कि लोग हर पल मौत के साए के बीच सांस ले रहे हैं। ऐसे में भारत की दवाएं ही चीनियों की जान बचा रही हैं। ड्रैगन इतना अकड़ू देश है कि वो आधिकारिक तौर पर दवाएं नहीं मंगा रहा, वरना वैश्विक स्तर पर इसके मेडिकल साइंस की पोल खुल जाएगी और इसीलिए लोग ब्लैक मार्केट के जरिए भारतीय दवा खरीदने पर मजबूर हो रहे हैं। चीन ने इस साल 2 कोविड-19 एंटीवायरल को मंजूरी दी, जिसमें फाइजर के पैक्स लोविड और अजवुडीन, लेकिन ये दोनों कुछ खास अस्पतालों में ही उपलब्ध हैं। इसके अलावा इसकी कीमतें इतनी ज्यादा है कि आम चीनी नागरिक उनको नहीं खरीद पा रहा। ऐसी स्थिति वो भारत की लेकिन अवैध रूप से आयोजित जेनेरिक दवाओं का विकल्प चुन रहे हैं। चीनी सरकार के नियम के मुताबिक अगर कोई भारतीय दवाइयों को खरीदते या बेचते हुए पकड़ा गया तो सख्त कार्रवाई होगी, मगर स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि लोग दवाओं को खरीद रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भारत को लेकर घृणा करने वाले, भारत को लेकर जहर घोलने वाले, भारत को लेकर बुरी भावना रखने वाले चाइना दोस्तों आज उसको भारत की आवश्यकता पड़ रही है और भारत ही जीवन दान दे रहा है चाइनीज लोगों को। ऐसे में हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं दोस्तों। जरूर कहिएगा कमेंट में और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा अपने भारत देश के लिए। एक और खबर की बात करें, जहां कर्नाटक से और बढ़ेगी रार। महाराष्ट्र विधानसभा में 865 गांव शामिल कराने का प्रस्ताव किया पास। जी हां, कर्नाटक के साथ सीमा विवाद को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे के प्रस्ताव को महाराष्ट्र विधानसभा ने पारित कर दिया है। इस प्रस्ताव में कर्नाटक के 865 गाँव और कुछ कस्बों को महाराष्ट्र में शामिल कराने का संकल्प लिया गया है। इस प्रस्ताव को सदन में मौजूद सभी दलों के विधायकों का समर्थन मिला। प्रस्ताव को मंजूर किए जाने के बाद एकनाथ शिंदे जी ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस के दौर से ही ये विवाद रहा है और वही इसके लिए जिम्मेदार है। आपको बता दें कि बीते दिनों अमित शाह जी ने कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी एवं डिप्टी सीएम की बैठक बुलाई थी। आपको बता दें दोस्तों, एकनाथ शिंदे के इस बयान के बाद और इस प्रस्ताव के बाद बोम्मई का बहुत बड़ा बयान आया है। बोम्मई ने कहा कि हम 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर भड़के कर्नाटक के सीएम बोम्मई। जी हाँ, बेलगाम पर महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ऐतराज जताया है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर सवाल उठाए और मामले के सुप्रीम कोर्ट में होने का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों को कोई मतलब नहीं है। बोम्मई ने कहा कि हम अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, हम अपने लोगों की रक्षा करेंगे और महाराष्ट्र सरकार के फैसले की निंदा करता है। जी हाँ, मुद्दे पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। एक और खबर की बात करें, जहां पर पीएम किसान योजना पर बहुत बड़ा अपडेट। नए साल में जारी होगी सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल सालाना 6,000 रूपए की आर्थिक सहायता की जाती है। किसानों की ये राशि 3 किस्तों में 4 महीने के अंतराल पर 2-2 हजार करके ट्रांसफर की जाती है। किसानों के खाते में 12 किस्तें भेजी जा चुकी हैं। फिलहाल 13वीं किस्त नए साल में ही जारी होने की उम्मीद है। आपको बता दें, जनवरी 2022 पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त जारी की गई थी। संभावना जताई जा रही है कि इस साल भी जनवरी में ही अगली किस्त जारी की जा सकती है। इसको लेकर कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आया है दोस्तों, ये सिर्फ गैस किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दें राशन कार्ड को लेकर, जहां राशन कार्ड धारकों की लगी लॉटरी, सरकार दे रही हजार रुपए कैश। जारी हो गया नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार भी गरीबों और जरूरतमंदों के लिए समय समय पर कई योजना चलाती है। आपको बता दें कि आखिर किस राज्य के लोगों के खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। तो दोस्तों, तमिलनाडु से यह बड़ी खबर है, जहां पर तमिलनाडु सरकार ने राज्य के लोगों को ये पैसा देने का ऐलान किया है। राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अगले महीने पोंगल पर्व के मौके पर राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपए देने का निर्देश दिया है और ये सिर्फ तमिलनाडु राज्य के लिए खबर थी दोस्तों। ऐसे में कितने भाई बहन वहां से कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। और इसी बीच ये थी अभी की सबसे बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।